हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अकेला अकेला जो पॉइंट है ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने देखना है बहुत। यानी कि हम 1870 से लेकर आज़ादी तक का जो टाइम ऑफ पीरियड है इस चैप्टर में कंप्लीट होने वाला है ये सारा टॉपिक आपका। तो देखते हैं इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट। प्रीवियस चैप्टर में हम देख चुके हैं द ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ टेरिटरी एंड अ टेक ओवर ऑफ किंगडम। कैसे ब्रिटिशर ने टेरिटरी बनानी शुरू कर दी और जो बड़े बड़े किंगडम पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया है। चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स एंड पीजेंट की लाइफ में कैसे डिफरेंस चेंजेस आए। एजुकेशनल चेंज देखे थे हमने 19th सेंचुरी में। डिबेट्स देखी थी कंडीशन ऑफ वुमेन के रिगार्डिंग। चैलेंजेस देखे थे कास्ट सिस्टम में कौन कौन से चैलेंजेस थे इंडिया में। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स देखे थे। रिवॉल्ट देखा था हमने 1857 का, और इसके बाद का सारा हमने इस बुक में 8th क्लास की बुक में देख चुके हैं। द डिक्लाइन ऑफ द क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में देख चुके हैं। क्राफ्ट के डिक्लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रीड अबाउट दीज इश्यूज डू यू थिंक इंडियंस वर डिसकंटेंटेड विद द ब्रिटिश रूल। तो ये सब इशू हमने पढ़ लिए। ये सब इशू पढ़ने के बाद ये हमें ये पता चलता है ये जो लोग थे हमारे इंडियन थे ना, वो संतुष्ट नहीं थे ब्रिटिश रूल से। इफ सो हाउ वर अ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड। तो कैसे वो और जो क्लासेस थी वो कैसे इनसे असंतुष्ट थी। देखो ये देख सकते हो, ये कितने फोटो है, फोटो में देख सकते हो। पुलिस टीयर गैस डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द किला न क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉरी, तो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी हमारे इंडियंस ने। तो इस मूवमेंट में तो पुलिस है तो टीयर गैसेस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उनके ऊपर टीयर गैसेस चलाती है ताकि वो वहाँ से चले जाएं। द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म की भावना कैसे उभर कर आई। द अबव मैंशन डेवलपमेंट लेड टू द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom इज इट मीन। तो ऊपर वाले जो इश्यूज हम सारे देख चुके हैं, कितने डेवलपमेंट्स हुई, तो वो सभी जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होते हैं कि ये जो कंट्री है वो किसके लिए है, कौन है, इस कंट्री का मतलब क्या है। द आंसर दैट ग्रेजुअली एमर्ज्ड वाज इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया। तो इंडिया है वो इंडिया के लोगों की ज़मीन है। ऑल द पीपल रिस्पेक्टिवली कास्ट कलर क्रीड लैंग्वेज और जेंडर, यानी कि सब की है। ये जो इंडिया की धरती है वह सब की है, बिना किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन के, ये सबकी इक्वल बिलोंग करती है, ये धरती सबकी है, इंडिया सबका है। एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर अ मेंट फॉर ऑल ऑफ देम। जितने भी रिसोर्सेज हैं इंडिया के, जो भी सिस्टम है वो किसके लिए, वो सबके लिए है। विद दिस आंसर केम द अवेयरनेस दैट द ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो इससे क्या पता चलता है, जो ब्रिटिशर हैं, मगर ब्रिटिशर हमारे इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कब्जा करिए बैठे हैं। एंड द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड द अंटिल द कंट्रोल वाज एंडेड इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस। जब तक ये ब्रिटिशर के अंडर है हमारा इंडिया, तब तक ये जो इंडियंस हैं इन रिसोर्सेज का फ़ायदा नहीं ले सकते, और वो इंडियंस कहला नहीं सकते जब तक ये ब्रिटिश के कंट्रोल के अंडर है हमारा इंडिया। दिस कॉन्शियसनेस बिगेन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर 1850। 1850 के बाद बहुत सी एसोसिएशन बननी शुरू हो गई, और जिससे लोगों में बहुत सी कॉन्शियसनेस आने लगी। एस्पेशली those that come into begin in 1870s and 1880s. Most of these were led by English educated professionals such as a lawyer. तो ये जो अवेयरनेस ये किसने लेके आई, इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल थे, जैसे कि लॉयर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट में से है गए जैसे पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा है, द इंडियन एसोसिएशन है, द मद्रास महाजन सभा है, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है,
एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सभी एसोसिएशन है जिन्होंने लोगों में कॉन्शियसनेस जगाई, लोगों में अवेयरनेस फैलाई कि हमें फ्रीडम फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए और उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। नोट द नेम ऑफ पूना सार्वजनिक सभा, तो ये इसका नाम नोट करो, पूना सार्वजनिक सभा है। लिटरली इसका मतलब क्या है? सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब क्या है? ऑफ और फॉर ऑल द पीपल, सब लोगों के लिए। सर्वा मतलब ऑल, जनक मतलब लोग, सभी लोगों के लिए। तो मैनी ऑफ दीज आर एसोसिएटेड फंक्शंस इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द कंट्री, चाहे ये सेपरेट सेपरेट अलग अलग काम कर रहे थे अलग अलग पार्ट में इंडिया के। देयर गोल्स वर स्टेटेड द गोल ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, मगर जो इनके गोल्स थे वो सभी लोगों के लिए थे, इंडिया के सभी लोगों के लिए गोल सेटअप किए हुए थे। नॉट दोज ऑफ एनी रीजन, तो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए इनके गोल नहीं थे। कम्युनिटी और अ क्लास, ना किसी कम्युनिटी और किसी क्लास के लिए, इन सभी इंडिया के लोगों के लिए इनके एक गोल थे। दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सोवर्जिन, तो क्या उनका ये आइडिया था कि जो लोग हैं उनको ही सत्ता का अधिकार होना चाहिए, मॉडर्न कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, एंड अ की फीचर ऑफ द नेशनलिज्म है ये। इन अदर वर्ड दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो ये बिलीव किया जाता था कि जो इंडिया के लोग हैं उनको पावर दी जाए कि वो कोई भी डिसीजन लें तो वो खुद अपने आप लें। The dissatisfaction with a British rule re-intensified in 1870s and 1880s, तो ये जो ब्रिटिश का रूल था वो मतलब 1870s और 1880s में मतलब बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं था, ठीक है, बहुत इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड, आर्म्स एक्ट 1878 में पास किया गया, डिस अलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, तो जिससे ये इस एक्ट में था क्या कि जो इंडियंस हैं वो जो आर्म्स हैं यानी कि वेपन्स हैं, हथियार हैं, वो नहीं रख सकते। इन द सेम ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government, तो देखो जी दो उन्होंने एक्ट पास किए थे, एक तो आर्म एक्ट पास किया गया था, इस एक्ट में वो क्या बोलते थे कि भाई कोई भी वो नहीं रखेगा, आर्म नहीं रखेगा, वेपन नहीं रखेगा, हथियार नहीं रखेगा। एक और एक्ट पास किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें क्या था कि अगर कोई भी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा वगैरह चलाया जाएगा। द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ द न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर अ प्रिंटिंग प्रेस इफ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड अनऑब्जेक्शनेबल, तो वो यानी कि अब उन्होंने अपने अंडर ले ली थी जो न्यूज़पेपर हैं, जो भी प्रिंटिंग प्रेस था है ना, उसको उन्होंने अपने अंडर ले लिया था, गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया था, जिससे अगर वो बोलते थे अगर उनको कुछ ऑब्जेक्शनेबल थिंग लगेगी उसमें न्यूज़पेपर में तो उनको क्या होगा, उस पर ऑब्जेक्ट किया जाएगा, यानी कि उसको पब्लिश नहीं करवाने दिया जाएगा। इन 1883 देयर वाज अ फॉर मोर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द लिबरल बिल, तो लिबरल बिल भी वो लेके आना चाहते थे। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय द इंडियन, तो क्या ये ट्रायल के लिए था, यानी कि मुकदमा, ठीक है, तो इंडियंस कैसे भी यूरोपियन और ब्रिटिश के ऊपर कैसे ये ट्रायल वाला भी उन्होंने एक बिल पास किया था। एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री, तो इससे वो इक्वालिटी लेके आना चाहते थे ब्रिटिश में और इंडियंस में। बट व्हेन वाइट ओपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द बिल, मगर फिर ना जो अंग्रेज हैं, गोरे लोग हैं, वो अपोज करना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट को कि इस बिल को विदड्रॉ करो। इंडियंस वर एनरेज्ड, तो जिससे जो इंडियंस है वो ज़्यादा फिर गुस्से में आ जाते हैं। द इवेंट हाईलाइट्स द रेशियल एट्रीब्यूट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, तो ये इससे क्या शो होता है कि ये जो इंडिया उनका रेशियल यानी कि वो कैसे रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये शो होता है। तो सोवरेन क्या मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी कि किसी की इंटरफेरेंस के बिना अपना कैपेसिटी होना कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इंडिपेंडेंट होना। ओके, the need for an all India organization of educated Indians had been felt since 1880s। 1880s में ये
मतलब महसूस हुआ कि जो एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए एजुकेटेड इंडियंस की। ओके, बट द लिबरल बिल कंट्रोवर्शियल डीपन दिस डिज़ायर। तो ये लिबरल बिल था, इससे ये जो डिज़ायर थी इनकी ये और भी डीप होती गई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 72 डेलीगेट्स आते हैं अलग अलग पार्ट से कंट्री से, तो वो बॉम्बे में मिलते हैं दिसंबर 1855 को। ओके, द अर्ली लीडरशिप। तो अर्ली जो लीडरशिप थी वो किसके पास थी? वो थी दादा भाई नरोजी के पास। फिरोजो शाह मेहता, बदरुद्दीन ताबाजी, वी.सी. बनर्जी, ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्य अय्यर अमंग अदर वारा लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता। बॉम्बे एंड कलकत्ता से बहुत ज़्यादा से थे। ठीक है, नारोजी अ बिजनेसमैन एंड अ पब्लिसिस्ट सेटल इन लंदन। तो ये नारोजी थे, वो बिजनेसमैन भी थे और पब्लिसिस्ट क्या होती है? Someone who publish an idea by a circulating information, writing report, speaking at meeting। तो यानी कि ये मतलब एक तरह के वो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए लिखते थे, वो थे ये। ठीक है, और लंदन में ये सेटल हो जाते हैं। ओके, एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। थोड़े समय लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर भी रहते हैं। और गाइडेड द यंग नेशनलिस्ट। तो ये जो यंग नेशनलिस्ट देशभक्त उठ रहे थे, नए जवान, उनको ये गाइडेंस दे रहे थे। द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम। तो एक रिटायर्ड थे, ब्रिटिश के ऑफिशियल थे, उनका नाम था A.O. ह्यूम। आल्सो प्लेड अ पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रीजन टुगेदर। तो ये भी A.O. ह्यूम चाहे अंग्रेज है मगर फिर भी इनका बहुत अच्छा रोल है कि उन्होंने इंडियंस को इकट्ठे होने के लिए काम किया। ठीक है, काम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। Who did the Congress seeks to speak for? A newspaper, the Indian Mirror wrote। तो इंडियन मिरर एक न्यूज़पेपर का नेम है। जनवरी 1886 में क्या लिखते हैं? द फर्स्ट इंडियन कांग्रेस एट बॉम्बे इज द न्यूक्लियर ऑफ द फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। तो इसमें बताया गया है जो नेशनल कांग्रेस है बॉम्बे की, ये जो फ्यूचर हमारी जो कंट्री है वो उसकी पार्लियामेंट है। एंड विल लीड टू द गुड ऑफ द इनकॉन्वेबल मैग्नीट्यूड फॉर आर कंट्री में। तो यानी कि ये अपने हमारे देश के लोगों के लिए भलाई का काम करेगी। ओके जी, बदरुद्दीन अतयाबी डेस्ट द कांग्रेस एज अ प्रेसिडेंट। तो इनको ये प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस का 1887 में। दिस कांग्रेस इज अ कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस नॉट ऑफ एनी वन क्लास और द कम्युनिटी ऑफ इंडिया बट फॉर ऑल द डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो वो बोलते हैं कि ये जो इसका गठन किया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी या एक कास्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो ये देख सकते हो, ये हैं दादा भाई नरोजी। ये नारोजी बुक, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑफर्ड अ स्केदरिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, तो ये है आगे अ नेशन इन द मार्केट। अ नेशन इन द मार्केट देख लेते हैं कितना सा है, ये कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। नेशन इन द मार्केट, इट हैज़ बीन सेड दैट द कांग्रेस इज द फर्स्ट 20 year was a moderate in its objectives and a methods। तो क्या जी ये ऐसा माना जाता था जो कांग्रेस है ये 20 year मॉडरेट है और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और मेथड्स हैं वो 20 years के हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांड्स अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस समय पे जिस समय पे कांग्रेस का गठन किया गया उस समय पे हमारी इंडिया को अच्छे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी और डिमांड थी इसकी। इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर अ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये चाहते थे ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये मोर रिप्रेजेंटेटिव बने, मोर पावर दी जाए और इंट्रोड्यूस किया जाए द प्रोविंसेस वेयर नॉन एग्जिस्टिंग, जहाँ के वहाँ भी प्रोविंसेस दी जाएं जहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। इट डिमांडेड दैट द इंडियन बी अ प्लेस्ड अ हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। तो
वो डिमांड कर रहे थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले कि उनको भी हायर पोजीशन दी जाए गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। फॉर दिस अ पर्पस इट कॉल्ड फॉर अ सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, उनको सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना पड़ता था अगर वो आना चाहते हैं इसमें, कोई भी इसमें गवर्नमेंट के वर्क में, टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन। तो क्या जी, ये सिर्फ पहले लंदन में ही लिया जाता था, कौन सा एग्ज़ाम, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, जिसको आज हम आईएएस भी बोलते हैं, है ना। ये वाला एग्ज़ाम पहले लंदन में लिया जाता था, फिर ये धीरे धीरे इंडिया में भी आ गया, इसको यहाँ पे भी कंडक्ट किया जाने लगा। द डिमांड फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पार्ट ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म। तो रेसिज्म के अगेंस्ट भी ये इंडियनाइजेशन शुरू कर दिया गया था। Since most important jobs at the time was a monopolized by a white official। तो ये जो मूवमेंट थी, तो ये जो डिमांड थी इंडियनाइजेशन की, ये एक पार्ट था एक मूवमेंट का, किसके अगेंस्ट, रेसिज्म के अगेंस्ट था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब है उस समय की, वो है मोनोपोलिस्ट, जो वाइट्स करते थे। एंड द ब्रिटिश जर्नली अज्यूम दैट द इंडियंस कुड नॉट बी गिवन अ पोजीशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ऐसा मानते थे कि जो इंडियंस है ना, उनको हम पोजीशन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कोई जॉब नहीं दे सकते। तो क्या, सिंस ब्रिटिश ऑफिसर वर असेंडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लार्ज सैलरी होम, इंडियनाइजेशन इट वाज होप्ड वुड बी रिड्यूस द ड्रेन ऑफ द वेल्थ टू इंडिया। तो ये इंडियनाइजेशन में जब ये शुरू किया गया, एग्ज़ाम शुरू किया गया, तो इसमें हमारे इससे क्या होता था, जो जो इस एग्ज़ाम जो ऑफिशियल होते थे वो बड़ी बड़ी जो सैलरीज हैं लेते थे और अपने घर भेजते थे, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा था हमारे पैसे का इंग्लैंड में। अदर डिमांड्स इंक्लूड्स द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो और ये डिमांड क्या कर रहे थे, जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, उनको एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाए। द रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसको री अपील मीन्स टू अंडू लॉ, तो यानी कि इस लॉ को भी ख़त्म कर दिया जाए, जो ये इन्होंने बनाया था ना भी आर्म्स नहीं रखने हैं अपने, टू ऑफिशियल एंड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज अ लॉ। ओके, तो आगे है, द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिकल इशू। जो अर्ली कांग्रेस है उसने और भी बहुत से इकोनॉमिकल इशू के ऊपर भी अपनी आवाज़ उठाई थी। इट डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमाइन। तो जो ब्रिटिश रूल है वो तो भी हमें बिल्कुल गरीब बना देगी और हमें बिल्कुल ही फेमाइन आ जाएगा, सोखा पड़ जाएगा। इंक्रीज इन द लैंड रिवेन्यू, क्योंकि लैंड रिवेन्यू बहुत बढ़ा दिया है। हैड इम्पॉवर्टाइज्ड पीजेंट एज जिम्मेदार। ये जो लैंड रिवेन्यू है ये गरीब कर ही जा रहा है जिम्मेदारों को और पीजेंट्स को। एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रेन इन यूरोप हैड क्रेडिट फूड शॉर्टेज। तो जिससे यूरोप में जाई जा रहा है जो हमारा सब अनाज है, जिससे हमारे यहाँ पे फूड की शॉर्टेज भी हो सकती है। द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ द रिवेन्यू। तो कांग्रेस ये भी डिमांड करती है कि जो आप टैक्स लेते हो वो भी कम किया जाए। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो मिलिट्री पे आप खर्च करते हो उसमें कटौती की जाए। मोर फंड्स फॉर इरीगेशन के लिए फंड्स दिए जाएं। इट पास्ड मैनी रेजोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स। तो सॉल्ट टैक्स के ऊपर भी बहुत बड़ा रेजोल्यूशन हुआ था, पास किया गया। ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड। तो क्या ये कैसे उनको भी इंडियन लेबर हैं जो अब्रॉड में, उनके साथ ट्रीटमेंट के लिए भी बात की गई इनकी तरफ से। एंड द सफरिंग और द फॉरेस्ट डिवेलर caused by an interfering forest administration. All this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on the behalf of the professional groups, ज़िम्मेदार और the industries। तो ये कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो सभी लोगों की बात कर रही थी, पीजेंट्स की भी बात कर रही थी, यानी कि सब लोगों के बारे में सोच रही थी, सभी को रिप्रेजेंट कर रही थी। द मॉडर्न लीडर्स वांटेड टू डेवलप अ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्टिस नेचर ऑफ ब्रिटिश। तो क्या जो मॉडरेट जो एक माइंड ठीक थे यानी कि लीडर, वो क्या काम कर रहे थे, वो पब्लिक में अवेयरनेस फैला रहे थे कि कैसे जो ब्रिटिश रूल है वो अनजस्ट है, यानी कि ठीक नहीं है, ठीक है। दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर
वो न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश करने शुरू कर दिए, आर्टिकल्स लिखते थे। शोड हाउ ब्रिटिश रूल्स आर लीडिंग टू द इकोनॉमिकल रूइन ऑफ द कंट्री, तो क्या जी वो दिखाते थे जो ब्रिटिशर हैं वो कैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन अदर स्पीचेस, बहुत सी स्पीचेस में वो ब्रिटिश रूल के बारे में बात करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं अलग अलग पार्ट्स की कंट्री का, और मोबलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड अ रिस्पेक्ट फॉर द आइडल्स ऑफ द फ्रीडम एंड जस्टिस, तो उनके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स हैं उनको फ्रीडम भी देनी चाहिए, जस्टिस के आइडियल्स का उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ द इंडियंस, what was unnecessary therefore was to express these demands and make the government aware of the feeling of Hinduism, यानी कि हिंदुइज्म को वो हिंदू what was necessary therefore was to express their demand, वो अपनी डिमांड को एक्सप्रेस करने चाहते थे और जो गवर्नमेंट है उसको अवेयर करना चाहते थे इंडियंस की फीलिंग्स के बारे में। तो ये चैप्टर लेंथी है तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे और उसमें पढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे यहाँ से फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। ओके, जहाँ तक पढ़ा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।